हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था उसका मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये शिफ्ट काफ़ी हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा जाए तो 8-8 महीने का कंपाउंडिंग लगा रखी है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसका मैं इजी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 वाले बच्चों ज़रूर देखें क्योंकि ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आपको इस वाले लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। जो भी आगामी जो लेवल हैं 2 और 3 और 5, उसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। इससे पहले मैंने इसका जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन करा दिया है मैथमेटिक्स का। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, तो मैंने वैसे ही सोल्व करवाया था, वैसे ही मैं इसमें भी सोल्व करा देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे करते हैं हम लोग। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। इसमें से मैं 10 संख्याओं का औसत और अगली 12 संख्याओं का औसत योग क्या कर लेता हूँ, घटा देता हूँ। इसके सम से इन दोनों का सम को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमें जो 3 संख्याएं हैं उनका हमको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, उनका योग मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कैलकुलेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। तो 25 दूनी 50, 0, 5, 25 अट्ठे 200, 200 और 5, 205, 20, 25 चौको 100 और 20, 120, यह आ गया 1205। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 470, इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं इसको 50 माइनस 1 मनी मन मान लेता हूँ। तो 12 पन 60, 600 में से 12 गया 500, कितना आ जाएगा 588। अच्छा, अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 588 या ऐसे ही सेपरेट कर देते हैं। 8, इन दोनों का सम कितना हो गया 8, ऐसे ही कर लेते हैं। 8, 8 7 15, हासिल लगी 1, 5 4 9 और 1 10, 1058, 1205 में से सेपरेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, 147। ये 3 संख्याओं का सम है। हमसे पूछा गया ये 3 संख्याओं का क्या आया है, सम आया है। 3 संख्याओं का, जो शेष 3 संख्याएं बची, 10 संख्याएं ये हो गई और 12 ये हो गई। तो 12 और 10 22, टोटल थी 25। तो ये जो बची वो 3 संख्याओं का सम बचा है। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, हमसे पूछा है 147 प्लस 58 प्लस 69, इनका सम करो और डिवाइड दे दो इनके जितनी भी संख्याएं। तो 3 संख्याएं ये हैं, एक ये 4 और एक ये 5, 5 संख्याओं से भाग देना है। इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 9 8 17 और 7 24, हासिल लगी 2, 6 2 8 5 13, 13 4 17, हासिल लगी 1, 2, 274/5, 5 25, 2, 5 को 20, 8, 4 5 8 40, 58, 54.8। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए। और इतनी बड़ी ये कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। करने को तो हम लोग क्या डेविएशन से भी करते हैं, लेकिन ये जो डेविएशन क्या है, अगर हम लोगों का सेट पैटर्न होता है तो ही वो फॉलो कर पाते हैं हम लोग। एग्ज़ाम हॉल में जो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम हॉल की अप्रोच से सॉल्व करा रहा हूँ। घर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना और एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करते हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफरेंट बात होती है। तो मैं जैसे एग्ज़ाम के प्रेशर में कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराना बता रहा हूँ। तो ये करते हैं। मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 25 संख्याओं के सम से 10 संख्याओं और 12 संख्याओं का सम क्या कर दिया, ऐड करके माइनस कर दिया। और उसके बाद 3 संख्याओं का ये सम आ गया और शेष 2 संख्याओं को ऐड कर दिया, 5 से डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है ए और बी किसी काम को 18,750 रुपये में करने का ठेका लेते हैं।
ए इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से वे 8 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को अकेले अनुपात में कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब सी का कितने रुपए मिलेंगे हमको ये बताना है। तो मुझे ये बताइए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो अगर पूरा काम ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। लेकिन बी ए ने कितना काम किया है, 8 दिन काम किया है, क्योंकि 8 दिन तक काम हुआ है। तो ए ने 8 दिन तक काम किया तो 8/20 ए ने कर दिया, और 8/30 काम बी ने कर दिया। तो इन दोनों ने टोटल कितना काम कर दिया, आप बोलेंगे 8/20 प्लस 8/30, एलसीएम लेता हूँ 60, ये हो जाएगा 20 3 60, 8 3 24 और 16, 24 16 40/60। तो देखेंगे 2/3। तो ये होगा क्या, ए और बी ने 8 दिन में 2/3 काम तो कर दिया, ये काम हमारा डन हो गया। टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, उसमें से 2/3 काम तो हो गया। अब बचा कितना, 1/3, हमने 1 से सेपरेट कर दिया, 1 - 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 काम बचा है, तो ये काम किसने किया होगा, सी ने। तो अगर इसने सी ने 1/3 काम किया है तो उसको टोटल रुपए का 1/3 रुपए मिलेंगे। तो 18,750 का 1/3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 6 18, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 6250 रुपये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया, ए ने कितना काम किया मैं ये निकाल लेता हूँ, बी ने कितना काम किया मैं ये निकाल लेता हूँ, दोनों ने कितना काम किया, 2/3। 2/3 जब दोनों ने किया तो शेष काम किसने किया होगा, 1/3 काम सी ने। तो सी ने 1/3 काम किया है तो 1/3 इसको पैसा मिलेगा। तो 18,750 का 1/3 करेंगे तो 6250 आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। आज किरण की जो आयु है शादी के समय आयु की 11/7 गुनी थी। तो अब से 10 वर्ष बाद बताना है। तो मुझे बताइए, अगर 20 वर्ष पहले, मतलब ये आज है, उससे 20 वर्ष पहले की जो आयु थी वो 11/7 थी। तो मतलब अगर यहाँ पर 7 है तो इसका 11/7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। तो अगर 20 वर्ष पहले 7 थी तो आज क्या होगी, उम्र 11 साल हो जाएगी। तो आप बोलेंगे यूनिट में कितने यूनिट बढ़ गया, तो 4 यूनिट बढ़ गया। और एज में कितने साल बढ़ गया है, 20 साल। तो 4 = 20, 1 = 5। हमसे पूछ रहा है आज, तो आज कितने साल का, 55 का। हमसे आज की डेट नहीं पूछी है, हमसे बोला अब से 10 वर्ष के बाद, अब से 10 वर्ष बाद इसमें 10 वर्ष और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 वर्ष। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर किया था, इसको एक अप्रोच से और भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये बनाया था 7/11, तो मुझे पता है कि अभी जो एज है, जो आज की एज होगी वो 11 का मल्टीपल होगी। तो ये जो एज दे रखी हैं, ये सारी एजेस किस में दे रखी हैं, 10 वर्ष के बाद की। देखो मैं एक तरीके से और आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मुझे बताइए, ये जो मल्टीपल आएगा, आज जो एज आएगी वो 11 का मल्टीपल होगी, और ये जो जितनी डेटें दे रखी हैं ये 10 वर्ष के बाद दे रखी हैं। तो मुझे बताइए 10 वर्ष बाद अगर 65 की है तो आज कितने की होगी, 55 की। 10 वर्ष बाद 55 की है तो आज कितने की, 45 की। ये कितने हो जाएगी, 35 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएंगे। तो मुझे बताइए 11 का मल्टीपल इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे ए ऑप्शन, 55। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिख जाए तो आप ऐसे एज के क्वेश्चंस को तो ऑप्शन से ही किए जा सकते हैं। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, एक प्रेक्षण में निश्चित संख्या का माध्य 12 है, उनमें से एक प्रेक्षण निकालने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। माध्य अपरिवर्तित रहता है मतलब कुछ नंबर हैं, कोई नंबर है, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 12। मुझे बोला कि अगर इस प्रेक्षण से एक निकल जाता है, इसमें से एक निकल गया और तब भी माध्य क्या है, अपरिवर्तित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता। मुझे बताइए, अगर
ये तो एक कॉन्सेप्ट है सीधा कि अगर कोई भी किसी भी नंबर का जो एवरेज है वो 12 है। अब इसमें से अगर कोई 12 नंबर का ही अगर कोई एंट्री करता है या फिर एग्ज़िट करता है, 12 का ही एंट्री करता है या फिर 12 का ही एग्ज़िट करता है, तो एवरेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 12। इसका मतलब जो भी नंबर गया था वो क्या था, 12 नंबर का लेकर गया था, इसलिए एवरेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको डेटा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या। तो 2001 में बैच 2 में 144 लड़के हैं। मैं आपको डेटा यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद 2005 में बैच नंबर 5, 2005 और बैच नंबर 5 में 90 हैं। तो हमसे बोलना है 2001 में और 2005 में उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये कितने प्रतिशत अधिक है मुझे ये बताना है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कितना अधिक है। आप बोलेंगे 54, किससे, 90 से, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 60%। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 72 है, उनमें दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है 3:5 और दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू हमसे सवाल में बोल रहा है 72 है, और हमसे पूछ किसकी रहा है, अंतर इन दोनों का कितना है, 2 यूनिट। तो सिर्फ क्या करें, इसमें 4 से डिवाइड दे दें, तो 4 का डिवाइड दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 18। यही इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ जाते हैं। हमसे बोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, बाकी तो इजी आए हैं। देखते हैं। तो मुझे बताइए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो 3 से 3 का क्यूब कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 पाई। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एक घन का मुख्य विकर्ण कितना है, 12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। तो अगर विकर्ण 12 है तो जो इसकी साइड होगी वो क्या होगी, a√3 होगी। तो यहाँ से इसका वो कितना आ जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी, 4√3। अब इसका हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 4√3 का क्या होल क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3। तो 4 3 12, 6 3 18 19, 192√3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैं साथ के साथ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ये बोल रहा है यहाँ से कोई एक लड़का है, वो यहाँ से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, मतलब ये डिग्री 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। आगे देखते हैं। फिर बोलता है जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रहा है। मतलब यहाँ से कोई चल रहा है नाव, मैं यहाँ नाव बना देता हूँ, ये एक नाव है यहाँ पर है, वो देख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो प्रेक्षक के सीधे नज़दीक जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बोल रहा है 10 मिनट के बाद क्या हो गया, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ आ गया, ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का बन गया। अवनमन कोण ऐसे कुछ, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो मुझे बताना है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा है, 10 मिनट का। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा, 10 मिनट का, 10 मिनट का। तो मुझे बताना है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये अगर √3 है तो ये 30 हो गया, 30 90 और 30 60 90 का एक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो उसमें मुझे बताइए 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने क्या होता है 1, ये 1 हो गया। इसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल में देख लीजिए 30, ये 60, ये 90। तो अगर इसके सामने √3 हो गया तो ये पूरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1। तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस जो 10 मिनट में ट्रेवल की गई है 2 यूनिट,
2 यूनिट हो गई। तो मुझे बताइए 2 यूनिट ट्रेवल करने में 10 मिनट का समय लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमसे पूछ रहा है पूरा 3 यूनिट ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो 1 यूनिट ट्रेवल करने में 5 मिनट, 3 यूनिट ट्रेवल करने में 15 मिनट। 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे बताइए यहाँ से कोई एक प्रेक्षक है, वो ये देखता है यहाँ पर कोई एक नाव है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। 10 मिनट बाद नाव यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो अवनमन कोण कितना हो जाता है 60। मुझे बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। तो अगर ये 60 है, तो अगर ये √3 है तो ये क्या होगा 1 होगा। तो इसी तरीके से अगर ये √3 के सामने 1 होता है तो 1 की जगह पे √3 लिखा है, तो √3 की जगह पे क्या हो जाएगा 3। तो मतलब ये पूरी यूनिट कितनी हो जाएगी 3। तो ये पूरी 3 है और ये कितना है 1 है। तो मुझे ये कितना बचेगा 2 यूनिट बचेगा। तो यही 2 यूनिट को ट्रेवल करने में कितना समय लगा है 10 मिनट का। तो 2 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 यूनिट ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा 5 मिनट का। तो 3 यूनिट ट्रेवल करने में 15 मिनट का समय लगेगा। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 108। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 आधार, आधार को और गुणे ऊंचाई। अगर हमने ऊंचाई को x मान लिया तो आधार क्या हो जाएगा x + 6, क्योंकि आधार बड़ा है। ये हो गया 108। तो यहाँ से x + 6 कितना हो जाएगा 216। अब 216 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस कितना हो 6 हो। तो इसको करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको क्या दिया हो प्रोडक्ट दिया हो और उसका डिफरेंस जो भी पूछा हो, तो हमें क्या करते हैं इस प्रोडक्ट में से इस जो डिफरेंस है इसको 2 बार निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ से 6 2 बार निकाल लेते हैं, 36 का भाग देते हैं। तो अगर 6 2 बार निकाल लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो अगर 36 इससे निकाल लिया हमने तो यहाँ बचेगा कितना 6। तो ये बचेगा सिर्फ 6, 36 निकाल लिया। इस 6 को ऐसे ब्रेक करो जिसमें डिफरेंस अब कितने का बचे सिर्फ 1 का। तो आप इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं 3:2 में। तो अब इस 6 1 इसको दे दीजिए और 1 6 इसको दे दीजिए। देखिए ये हो गया 18 और ये हो गया 12। तो ये 18 और 12 में ब्रेक हो गया और इसके बीच में डिफरेंस देखिए 6 का ही है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था त्रिभुज की आधार बता दो। आधार बड़ा वाला था क्योंकि आधार लंबाई आधार क्या था बड़ा था, तो बड़ा वाला 18। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बोल रहा है 30 मीटर ऊंचाई एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मतलब एक 30 मीटर की क्या है ऊंचाई है, यहाँ पर कोई देख रहा है, यहाँ पर कोई एक बच्चा खेल रहा है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो ये हो गया इस तरीके से अवनमन कोण 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मीनार के पाद से बच्चे की दूरी, मतलब हमको ये डिस्टेंस क्या करनी है फाइंड आउट करनी। कितना इजी क्वेश्चन है। 30 60 90, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 30, तो 30 √3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 √3। ये ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/3 वर्ष में प्राप्त जो भी साधारण ब्याज है, समान राशि पर 12% की दर से 5 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 रुपये कम है। तो इस तरीके से देखने के लिए हम क्या करते हैं नेट रेट निकाल लेते हैं कि हमको एक्चुअल में रेट कितनी मिल रही है। तो 15% हर साल मिल रही है, 3 साल तो पूरे मिल रहे हैं, तो 45% ये हो जाएंगे। और फिर अगले साल 1/3 मिलेंगे, यानी कि 5% ही मिलेगा। तो 45 और 5, इसको ऐसे समझ लीजिए 15 गुणे ये कितना है 3 त्रिकोणों 1 10/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50%, यानी कि पहले वाले पार्ट से हमको 50% का मिल रहा है। अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए 12% 11/2, यानी कि 66%। पहले हमको क्या मिल रहा था 50% साधारण ब्याज मिल रहा है, दूसरे से हमको कितना मिल रहा है 66% मिल रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 16% है।
ये सवाल में कितना दे रखा है 1840, तो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा 16 कम 16 बचेगा 2, 16 कम 16 8, 16 पंजे 80, और हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा 11500। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज एक्यूरेट करा दिया। ये देखिए कुछ तरीके होते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे और फिर दोनों को इक्वल करेंगे, फिर प्रिंसिपल निकालेंगे, ऐसा थोड़ा सा फिर क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्यंजक 81 के पावर 0.16 और गुणे 3 के पावर 36 0.36 का मान निकालना है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसके पावर क्या लगी हुई है 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0.36, तो 16 चौको 64, ये हो जाएगा 0.64 इंटू 0.36। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3। इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 से चल सकता है। शांत जल में अगर चल रहा है तो वो क्या होगा x होगा, x बराबर क्या हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है y, धारा की चाल क्या होती है y क्या है 5/6 पर, ये मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोल रहा है कि हमको बता दो धारा के विपरीत दिशा में जाना है 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 26 ट्रेवल करनी है, किस स्पीड से जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी तो x माइनस वाई की स्पीड से जाएगी, तो कितने की स्पीड से जाएगी 8 की स्पीड से, तो 8 की स्पीड से इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा 8 चौको 32, 4.5 घंटे, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है किसी संख्या का 1/8 हमने लेट कर लिया, वो नंबर n है, नंबर का 1/8 बोल रहा है 42 का आधा, 42 के आधे से, 42 का आधा मतलब 21 से 12 कम है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ गया 9 और गुणे 8, ये नंबर है। हमको ये नंबर नहीं बताना है, हमको बताना है उस संख्या का 1/4, तो उस संख्या का 1/4 कितना आ जाएगा 18। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने कहीं पर भी पहले कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं सबसे लास्ट में कैलकुलेशन करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन को सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कट रहा होता है एक दूसरे से, इस तरीके से ही पेपर में सेट करके दिया जाता है। तो सबसे लास्ट में कैलकुलेशन, जितनी भी चीज़ें करिए कैलकुलेशन सबसे लास्ट में। मैं आगे भी कई क्वेश्चंस में आपको करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये पहले रेलवे में इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं। अब जो कि टीसीएस की क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही है, तो टीसीएस क्या एसएससी के क्वेश्चंस को इसमें डालना स्टार्ट कर रही है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है के का वो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 6 अंकों वाली संख्या 2 4 3 1 2 के, ये किससे डिवाइड है 6 से। आप मुझे बताइए 6 का मतलब क्या हो गया, वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए। 6 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगी। तो कोई भी संख्या अगर लास्ट में 2 से कब डिवाइड होगी, कि के की जगह पे अगर क्या हो, के की जगह पे 0 2 4 6 और 8, ये संख्याएं अगर हो सकती हैं तो वो संख्या क्या होगी 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखिए 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, अंकों का जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम अंकों का सम कर लेते हैं, तो 2 और 1 3, ये चला गया, ये भी चला गया, 4 2 6, ये भी चला गया, मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, बचा सिर्फ के। तो के का ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा, मुझे बताइए। अगर के की जगह 0 रखेंगे तो क्या वो, और के की जगह हम 0 भी रिपोर्ट कर सकते हैं, के की जगह 0 पुट करेंगे तो भी वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेटिस्फाई कराएगा। के की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो भी वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 पुट करेंगे क्या नंबर डिवाइड होगा, नहीं। 4 रखेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं। 6 रखेंगे डिवाइड होगा, यस। 8 रखेंगे होगा, नहीं। तो अब मेरे पास नंबर क्या हो सकता है, नंबर या तो हम 0 रख सकते हैं या फिर 6 रख सकते हैं। मुझे पूछ रहा है के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है।
हर वर्ड का मतलब। अब इसमें अगर अधिकतम नहीं लिखा होता तो इसके आंसर कितने हो सकते थे, 2। लेकिन के का अधिकतम मान हमसे पूछा है तो के का अधिकतम मान क्या होगा, 6। इस मतलब के बराबर 6 के लिए इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके दो मान पॉसिबल थे, 0 भी पॉसिबल था और 6 भी पॉसिबल था। जी को मैंने इसलिए के इक्वल टू 0 को हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ से फिर अधिकतम मान हमको नहीं प्राप्त हो सकता था। अधिकतम मान के लिए हमको के बराबर 6 रखना पड़ेगा। चलिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सेपरेट, अगर आप लोग वीडियो में हमको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस टीसीएस ने एसएससी में पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक जगह करा सकता हूँ और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। जैसा भी क्वेश्चंस हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन भी होता है, जो भी आपको डाउट होंगे मैं आपको डाउट वहाँ पर भी सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये भी देखिए, काफ़ी पुराना पैटर्न है, काफ़ी अच्छा, हर बार क्वेश्चन इसमें टीसीएस इसको बहुत ही करा रही, अच्छे से करा रही है। एसएससी में भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब रेलवे में भी आना चालू कर दिए हैं। तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 वाले जो भी बच्चे हैं, और इनफैक्ट यहाँ तक कि ग्रुप डी वाले जो भी बच्चे हैं, वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएँ, क्योंकि ये टीसीएस बार बार लगातार करा रही है, आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहा है 11, 15, 20 और 30 में से क्या घटाया जाए तो इस क्या हो जाएगा, समानुपात में हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए या बोला जाए क्या घटाया जाए या कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए या कुछ भी जोड़ा जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये नंबर लिख लेने, 11, 15, 20 और 30। आप इसका डिफरेंस देखिए कितना आ गया, इसका डिफरेंस आया 4, इसका डिफरेंस कितना है 10। अब इस 10 को मल्टीप्लाई कराना है इस वाले नंबर पे, इसके पहले वाले नंबर पे, और इस 4 को मल्टीप्लाई कराना है इस वाले का पहले वाले नंबर से, उनका भी डिफरेंस लेना है। तो 10 का गुणा 11 में कराइए 110, माइनस 20 का गुणा 4 से कराइए 80, और इनका भी आपस में क्या ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, इनका भी आपस में डिफरेंस ले लीजिए, क्या आ जाएगा 6 से क्या दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब यहाँ से हमको जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी तो के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसके आगे एक स्टेप और बोल दिया है कि के 2k + 2, 2k + 2 कितना हो जाएगा 12, और 3k² यानी कि 25 या 75। इसका हमको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, इन दोनों का अंडर निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 × 4 और इसको लिख सकते हैं 25 × 3। यहाँ से 3 का एक पेयर आ गया, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 दूना 10 या 30। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 30। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सिर्फ यहाँ पर के निकालना एक बड़ा टास्क था। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से करेंगे, 11 में से क्या घटाया जाए, 15 में से क्या घटाया जाए, और 20 में से क्या घटाएं, 30 में से क्या घटाएं, ताकि वो समानुपात में हो जाएं। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइम किल होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके जैसे मैंने बताया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको चारों नंबर यहाँ पर लिखने हैं, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया उसको यहाँ लिखना है, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आया उसको यहाँ लिखना है। इस वाले डिफरेंस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है पहले वाले नंबर से, इसके डिफरेंस से इसमें वाले नंबर पे, पहले वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कराना है, और उनका भी क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पर मोड लगा दीजिए, कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और हमको डिवाइड देना है इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों के डिफरेंस से हमको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो हमको के की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। कोई भी नंबर जोड़ा जाए या फिर कोई भी नंबर घटाया जाए, इससे मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो बोलते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, रेलवे में अभी तक नहीं पूछे गए थे। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया टीसीएस कंपनी पेपर बना रही है, तो ऐसे क्या करती है, एसएससी के कुछ क्वेश्चंस रेलवे में डालेगी और रेलवे के कुछ क्वेश्चंस एसएससी में आपस में इंटरचेंज करेगी। तो मैं आपको इसका करने का तरीका बता देता हूँ। इस क्वेश्चंस को मैं प्यार से बताता हूँ, धीरे धीरे आराम से समझते हैं। बोल रहा है, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 103.81.80 हो जाती है। तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब 8% क्या है, 8 मासिक है। कंपाउंडिंग कितने वर्ष में हो रही, कंपाउंडिंग हो रही 8 महीने में, और हमको 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष में 8 महीने कितने बार आते हैं, तो आप बोलोगे 3 बार आते हैं। 8 8 8 24, 2 साल में 24 महीने, 8 8 के 3 बार, मतलब कंपाउंडिंग 3 की हो गई, मतलब टाइम कितना हो गया यहाँ पर 3। अच्छा, अब जो रेट होगी उसको क्या होगा, वो उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे कि 8 महीने में कितनी रेट मिली। ये यहाँ पर से हम जो रेट निकालेंगे वो 8 महीने के रेट आएगी, फिर हम उसको क्या करेंगे 12 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर कितना था, 7800 था। 7800 की राशि जो थी, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, 1038.1 डिवाइड बाई 7800, इसको हटा देंगे, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हमको पावर 3 में, मतलब यहाँ पर कोई क्यूबिक फॉर्म बनानी है। तो मुझे यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं, मतलब हमको ये नंबर यहाँ से पक्का कट रहा होगा। हम काटने की कोशिश करते हैं, इसको काटेंगे तो 78 एकम 78, और ये पूरा अगर आप लोग काटेंगे तो 1331/1000। तो ये क्या हो गया, 11/10 का क्या हो जाता है, होल क्यूब हो जाता है। इसका मतलब हो गया रेट जो हो गई वो 10% हो गई। रेट क्या हो गई, 10% हो गई। रेट 10% हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, 8 महीने में 8 मंथ में जो रेट है वो कितनी है, 10% है। हमको तो 1 साल की निकालनी है, तो 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा ही तो इसमें ऐड किया है, तो इसका आधा इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 15%। आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो रेट कितनी आ गई, 15%। हमको बताना है अब 15 5 20%, तो रेट क्या हो गई, 20%। लेकिन 20% हो गई, लेकिन अब निकालना है इसमें अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, मतलब अब कंपाउंडिंग जो हो रही है वो 6 महीने में हो रही है, और हमको निकालना है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में 6 महीने के लिए कंपाउंडिंग हो रही है। तो 1 वर्ष में 6 महीने के लिए कंपाउंडिंग हो रही, मतलब 2 साल की कंपाउंडिंग होगी, और रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो रेट यहाँ पर हम लोग देंगे 10%, और कंपाउंडिंग लगा देंगे 2 साल का। तो 10% 2 साल के लिए देंगे, तो कंपाउंडिंग से क्या हो जाता है, 21% हो जाता है। ये हो जाएगा, इस तरीके वाला फार्मूला लगाएंगे, 10 + 10 + 10 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको कट करेंगे तो यहाँ से 21% आ जाएगा। तो हम 21% सीधे इसका निकाल सकते हैं। हमको ब्याज निकालना है, तो 7800 का 21% हमको निकालना है। बस इतना आपको सॉल्व करना है। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यूनिट डिजिट पे 8, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन टास्क है हमको क्या निकालना है, ये 8 मासिक वाला, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। 8 महीने में 10% हुई है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी, 15%। हमने रेट निकाल ली 15%, हमको निकालना था रेट प्लस 5%, यानी कि 20%। तो 20% वार्षिक है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 12 महीने में 20% मिल रहा है, तो 6 महीने में 10% मिलेगा। और 10 का जो 2 साल का कंपाउंडिंग होती है तो 21% हो जाती है। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो 21% ये हो गया, और 21% 7800 का 21% आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या है, 8 है, इससे आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। 0.5 + 2 × 0.07 माइनस 0.3 × 0.3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.50 कर सकते हैं इसको, प्लस ये क्या हो जाए 0.14 माइनस 0.09।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 64 में से 0.09 सपरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.55। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। बोला है ए किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है। अच्छा, ए के लिए ए ने कितने रुपए में खरीदा, 12,300 रुपये में खरीदा। इस पर उसने क्या लगा, 200 रुपये का क्या लगा दिया, भाड़े पे खर्च कर दिया। तो मतलब कितना हो गया, 12,500 हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद उसने इस वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। मतलब 10%, इसका 10% कितना हो गया, 1250। तो हम इसमें क्या कर दें, 1250 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 13,750। ये बी ने खरीदा, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी ने क्या किया, बी ने इसको कितने परसेंट पे ब्याज, बी ने अब इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है। बी इसको क्या करता है, 6% लाभ पर सी पे को बेच देता है। इसका 6% कितना हो जाएगा, 6% इसका निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 53/50। 106/3 का 106/100 करेंगे तो 2 से काट लेंगे तो 53/50। तो इसको कट कर दी जाए, तो इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 7 35, 55 25 इंटू 53, 53 इंटू 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं कर के दिखा देता हूँ। 5 3 15, 27 3 81 और 1 82। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 25, 80 लगी 2, 7 15 35 और 2 37, 80 लगी 3, 5 10 3 13। तो ये हो जाएगा 5741। ये सी को मिला, ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। सी के लिए क्या कॉस्ट प्राइस हो गया, 14,575 रुपये। अब देखिए सी ने क्या किया, सी ने भी कुछ किया है क्या, सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2915 रुपये अधिक अंकित करता है। अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर देखते। अब इसने क्या किया, 14,575 रुपये में ख़रीदा और इसने 2915 रुपये। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको पहले स्किप कर दीजिए, जब आपके पास टाइम बचे तो आपको करना है। ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। अब क्या होगा, अधिक कर दिया तो इसको 10 7 2 9 9 5 14 4 3 7 17,490 रुपये हो गया। अब बोल रहा है अब इस पर 10% की क्या दे दी, छूट दे दी। तो 10% की छूट दे दी मतलब इसको 9/10 पर बेचा गया होगा। तो इसको कट कर दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 81, 80 लगी 8, 9 चौको 36 और 8 44, 80 लगी 4, 9 7 63 और 4 67, 80 लगी 6, 9 से 9 6 15। मतलब फाइनल इतने प्रोडक्ट पर बेचा गया। सी ने खरीदा कितने में था, इतने रुपए में, बेचा कितने में, इतने में। इसका डिफरेंस हमसे बस यही तो पूछ रहा है, इसका डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो इसका प्रॉफिट क्या है देख लीजिए। इसका जो प्रॉफिट होगा तो 11 में से 6 गया 6, ये बचेगा 3, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1166 रुपये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बाद में करना है, पहले स्किप कर देना, मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है किसी धनात्मक संख्या का वर्ग x² उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधे ऑप्शन से करिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 5 40 और 6 46, 46 64 के बराबर होता है, नहीं, छोड़ दीजिए। 9 क्या है 81, 9 पन्ना 45 और 6 51, 51 81 के बराबर नहीं होता है, नहीं। 6 का स्क्वायर देखिए 36, 6 5 30 और 6 36 दोनों बराबर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा। 5 का देखिए 25, 55 25, 6 31, 31 25 के इक्वल नहीं, ये भी गलत। ये तो काफ़ी सिंपल था, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से देखिए, बोला एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर, मतलब 8 महीने में क्या करना है, कंपाउंडिंग करनी है। इससे हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, 3816 ब्याज मिलता है, हमको रेट बताना है।
देखिए क्या करेंगे, हमको की बार रेट दी है 18%, तो ये 12 महीने की रेट दी है, 12 महीने की रेट है 18%। तो यहाँ से हम 8 महीने की रेट निकाल लें, क्योंकि हमको रेट अब जो यूज़ करनी है वो 8 महीने की यूज़ करनी है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 चौको 8, 12%, मतलब हमको पता चल गया जो रेट है वो 12% है। अब 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 4 महीने का मतलब हो गया 12 4 16 महीने, 16 महीने 8 के कैब में कितने बार आएंगे? आप बोलोगे टाइम कितना हो जाएगा? 2, मतलब कितनी साइकिल लगेंगी? 2 साइकिल। और रेट कितनी है? 12, तो इसका कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी? 12, 12 दूनी 24, ऐसे करते हैं 12, 12, 12 का स्क्वायर 144/100 यानी कि 1.4, 12 दूनी 24 यानी 25.44। ये क्या हो जाएगा? ये इसका रेट परसेंट हो जाएगा। तो यही तो ब्याज है। तो 38/16 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 100। ये पॉइंट हटाया था तो यहाँ पर 100 आया, 100 मूलधन निकालने के लिए। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये 8 से कट जाएगा, 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, 1 8 एक कम 8, 8 8 64, और 8 से इसको कट कर दीजिए तो 8 चौको 32, 6 8 7 56, 5 8 7 56। ये अब इसको डिवाइड दीजिए तो ये कितने बार चला जाएगा? अभी भी 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लिए 15, 2 9 18, 2 से काट लिए आ गया 50, 159। ये काट लीजिए 15 3 45, ये एग्जैक्टली 3 टाइम्स से चला गया। देखिए 5 3 15, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 15,000। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त पर इससे चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। हमको बताना है PQRS, PQRS, ये तो PQRS, ये हम सेंटर यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं, सेंटर O है। अब बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है? POR, PQR, ये क्या है? 11 यूनिट है। PSR ये 7 यूनिट है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 180। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 110 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 70 डिग्री का। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे और भी चीज़ पता है, PQ बराबर QR, ये दोनों आपस में हमको बराबर बताया है। हमसे पूछा है OPQ, हमसे ये वाली क्या पूछा है? ये बताना है। ये वाला एंगल हमको क्या करना है? फाइंड करना है। OPQ ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फॉर्म कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं यहाँ पर। आप ये मत समझिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ये। और इसको इधर से मिला देते हैं ऐसे। ऐसा करता हूँ। अब ये मुझे बताइए, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री, 140 हो जाएगा। और ये आपस में क्या होंगी? रेडियस तो बराबर होंगी। तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? ये 20 आ जाएगा, 20 डिग्री। ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 20। ये और ये आपस में बराबर है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का ये होगा, और 35 डिग्री का ही ये होगा। हमसे पूछा है ये पूरा, तो 35 और 20 कितना हो गया? 55 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है रेनू ने प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 अंकित हो गया। 9 के स्थान पर 99 अंकित हो गया। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा अंकित हो गया? 90। इसका नुकसान क्या हुआ? एवरेज 2.25 से बढ़ गया।
डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 40। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अवरा ए से बी 74 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और बी से ए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। इस दौरान यात्रा की औसत चाल मुझे बतानी है। तो मुझे बताइए, एवरेज निकालने के लिए ये तो काफ़ी बेसिक सवाल है। 2AB 74 गुणे 111 बटे ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 और 185। इसको कट कर लीजिए, ये किसी से कटेगा, 74 किसी से कटेगा, 74 2 गुणे 37 बोल सकते हैं इसको, तो 37 से कट जाना चाहिए। तो 37 2 जा 37 5 जा, नीचे 5 है तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और करा देते हैं ताकि नीचे 10 बन जाए, 0 बन जाए। तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 8 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 88.8। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमसे बोल रहा है a/2, 2a/3, a/4, 3a/5 की माध्यिका 6 है। इसकी माध्यिका क्या 6 है। तो मुझे बताइए, सबसे पहले क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये कितना लिखा है 100% लिखा है। पहला वाला नंबर क्या लिखा हुआ है 100% लिखा हुआ है। फिर ये क्या लिखा हुआ है 50% लिखा हुआ है। अगला कितना लिखा है 66% के आसपास लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है 25% लिखा है। और ये कितना लिखा है 60% लिखा है लास्ट वाला। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 25% पहले लिखना है, मतलब a/4 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 50% यानी कि a/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 60% मतलब 3a/5 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 66.6 यानी कि 2a/3 लिखेंगे और लास्ट में a लिखेंगे। ऐसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। फिर क्या करिए, एक आगे से कट करिए, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, जो बच गया वही माध्यिका। तो माध्यिका क्या होगी 3a/5, जो हमको कितनी दे रखी है 6। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 10। यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें जो सबसे बड़ा टास्क था वो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक विद्यालय में किसी कक्षा में 5, 6, 7 की कक्षा का क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों में यात्रा पर ले जाने के लिए बस को किराए पर लेना है। प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है, मतलब हर बस में बराबर बराबर क्या होने चाहिए, छात्र होने चाहिए। तो प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हों। प्रत्येक बस में क्या हो, एक ही कक्षा के छात्र हों। मतलब क्या है, अगर कक्षा 5, एक बस में कक्षा 5 के जाएंगे, दूसरे में कक्षा 6 के और 7 में, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले अधिकतम संख्या। तो इस तरीके से अधिकतम निकालना, मतलब इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 360, 520 और 280 का क्या लेना है, HCF लेना है। तो इनका HCF निकालने के लिए क्या होता है, दो भी जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उनका डिफरेंस देख लीजिए। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 80, तो जो भी HCF होगा वो 80 से छोटा होगा और 80 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 80 का मल्टीपल 50 तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। 20 भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो 80 का मल्टीपल क्या क्या है, 20 भी है और 40 भी है। तो हमको क्या लेना होता है, मैक्सिमम लेना होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, और चेक भी कर सकते हैं, 40 का डिवाइड इसमें देंगे कट जाएगा, इससे देंगे ये भी कट जाएगा और इससे देंगे ये भी कट जाएगा। तो HCF होता है क्या, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, तो मतलब क्या हो जाएगा 40 लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 हम लोग यहीं लिख देते हैं। हर क्वेश्चन के आगे 1/2 लिख लेते हैं, 1/2, 1/2, 1/2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। मुझे बताइए, 8 दूनी 16 और 15, 16 और 15 बड़ा कौन, ये, मतलब क्या हो गई, ये भिन्न तो बड़ी हो गई 1/2 से, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 11 दूनी 22, 21, ये हो गया 22, ये हो गया 21, ये भी बड़ा, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए 15 दूनी 30 और ये हो गया 31, ये देखिए
1/2 से ये छोटा है, तो हमको यही आंसर मिल गया 3। ये भी चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10 और 9 एकम 9, ये देखिए ये भी बड़ा। तो मतलब ये सारी भिन्न क्या होती है, 1/2 से बड़ी थी, सिर्फ सी ऑप्शन था जो 1/2 से छोटा था, यही हमको बताना था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बताना है a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 8 अंकों की संख्या 15 से डिवाइड है। देखिए मैंने आपको अभी पिछले भी बताया था, इसी वीडियो में बताया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, 4 5 2 3 a 6 0 b। ये नंबर अगर 15 से डिवाइड है तो प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए 3 और 5। तो 5 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, 5 से डिवाइड वही संख्या होगी, तो b को 0 या फिर 5 होना पड़ेगा, एक बात। और हमको क्या चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू अगर हम अधिकतम चाहिए तो मतलब हमें a का भी अधिकतम मान लेना पड़ेगा और b का भी अधिकतम मान लेना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू अधिकतम हो सकती है। तो b का अधिकतम मान लेना पड़ेगा, मतलब एक 0 को हम लोग क्या लेंगे, छोड़ देंगे। तो मतलब हमारे सामने संख्या क्या हो गई, 4 5 2 3 a 6 0 5, ये नंबर हो गया। अब इस नंबर को हमें सिर्फ 3 से चेक करना है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। काट के देख लीजिए, 6 कटता है, होता है, ये भी कट जाता है, 2 और 4 ये भी 6 कट गया। अब बचा 5 5 दूनी 10, 10 5 5 10 और a यानी कि 10 प्लस a, ये नंबर है हमारे पास। अब हमें a की क्या वैल्यू रख दें जिससे वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे सबसे पहले a बराबर 2 रख दो, डिवाइड हो जाएगा। फिर a बराबर 5 रख दो तो भी डिवाइड हो जाएगा, 15 हो जाएगा। a बराबर अगर हम लोग 8 रख देते हैं तो 18 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा। अब a बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, 11। तो 11 एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो मतलब 8 तक ही लिख सकते हैं। तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 वो बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है जो इस इक्वेशन को क्या सोच सकता है, सेटिस्फाई करा सकता है। इसका मतलब a की जगह 8 रखेंगे, a बराबर 8 हो गया और b बराबर क्या हो जाएगा 5। अब हमसे क्या पूछा है, इनका सम पूछा है, 8 5 13। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, एक डीलर किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 16% की छूट के साथ 403.2 में बेच देता है। यदि कोई छूट नहीं देगा तो उस वस्तु को क्रय मूल्य पर 28% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 403.2, 16% की छूट में दे रहा है, इसका मतलब कितने रुपए में बेच रहा है, 84। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई 100 कर दें तो मुझे बताइए ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या आ गया, एमपी आ गया। ये क्या आ गया, मार्क्स प्राइस आ गया। अब अगर मार्क्स प्राइस पर ही बेच रहा है मतलब यही क्या है, एसपी है। अगर मार्क्स प्राइस पर ही बेच रहा है तो मार्क प्राइस और एसपी क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब यही एसपी है। और एसपी अगर यही से एसपी है तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 128% की क्या है, वैल्यू है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब 100% की मान पूछ रहा है। एक लाइन पर लिखने का देख लीजिए कैसे एक लाइन पर हम इसको लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एसपी है, क्योंकि बेचता है तो हमने एसपी ऊपर लिखा। एसपी को अपॉन में एसपी रखना है। तो अगर 16% छूट देगा तो 84% पे बेचेगा। 100% निकाल लिया यहाँ से तो ये आ गया मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है तो मतलब मार्क प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अगर सेलिंग प्राइस है तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 128% की वैल्यू है, 100% की हमसे पूछ रहा है। अब इसको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल सम भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिजिटल सम सबका अलग अलग आ रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा देंगे। ऑप्शन में देखते हैं 8 4 12, 8 4 12 मतलब डिजिटल सम इसका 3 आ रहा है, 5 3 8, इसका 8 आ रहा है, इसका 7 3 10 5 15, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 4, मतलब चारों ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिजिटल सम देखते हैं। 4 3 7 2 9, ऊपर तो डिजिटल सम आ गया 9। नीचे देखते हैं 8 4 12 मतलब 3 और 8 2 10 और 1 11 मतलब 2, तो 3 दूना 6, 6 से इसका भाग दे दीजिए तो 1.5, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 6। डिजिटल सम क्या आ गया, 6। डिजिटल सम किसका था, 6 सी। बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसी कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 2 मिनट चले जाएंगे हमारे। तो इससे या तो फर्स्ट गो में करिए, नहीं करिए तो ऐसे करिए। हमारा आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 4750 रुपये की धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया।
परिपक्वता पर दे 6,840 है, तो साधारण ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये अमाउंट कितना है 46840 और 4750 क्या है प्रिंसिपल है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 0, ये क्या जाएगा 902, ये हो गया 209, ये हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया। तो प्रिंसिपल ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इनटू रेट हमको निकालनी है, टाइम 11/2 इंटू 100, यही तो करेंगे। ये देखिए 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 से डिवाइड दे दिए इसको तो कितना जाएगा, 11 एकम 11, 11 99, 190 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया। 19 से देखिए कट रहा होगा, 19 दूना 38, 19 पन्ना 95, 25 25 चौको 100, 4 दूनी 8, आर बराबर क्या आ गया 8%। यही क्या है रेट। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। मैंने क्या निकाला, सबसे पहले अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, तो हमने अमाउंट में सब प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया ब्याज आ गया, ये आ गया एसआई आ गया। अब एसआई वाला फार्मूला लगा दिया, एसआई बराबर क्या होता है PRT/100, मैंने वो सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 8%। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है एक इसी टंकी का 50% भाग, यानी कि आधे भाग को 4 घंटे में भर सकता है। तो ये बताइए पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा, 8 घंटे में। बोल रहा है बी उसी टंकी को कितनी देर में भर रहा है, 12 घंटे में। तो बी उसी टंकी को 12 घंटे में, एलसीएम ले लीजिए 24 आ गया। तो ये 3, ये 1, 2, तो इनकी टोटल। अब हमसे क्या पूछा है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 24/5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 5 को 20, 4/5, 4/5 को क्या ले सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो 4 घंटे 48 मिनट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का। इस टाइप के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। देखिए इस तो आसान होते हैं, करते हैं। 12 × 36, ये हो जाएगा 4/36 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो इसको यहाँ से देखते हैं 36/36, मतलब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ गया 1 आ गया। मैंने 1 किया, 18 - 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और पहले डिवाइड करेंगे तो 34/17 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, मतलब हमने यहाँ से लेकर इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया ये पूरा, तो हमको यहाँ आ गया 4। अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 95/15, 95/15 माइनस का 4, तो 5 से काट लीजिए 19, 5 से काट लीजिए 3। अब 19/3 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 × 12, 12 और 19 में से 12 जाएगा, बचेगा 7/3, 3 दूना 6, 1 2 से 1/3। ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें क्या है एक बार बस वो देखिए कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कुछ भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चंस एरर हो जाता है दिमाग। बस मैंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 36, 4 का भाग दे दिया, 9 से मल्टीप्लाई करा दिया 36, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई थी, ये वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 मल्टीप्लाई 2 में 2 पहले, फिर 2, और फिर क्या किया सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक गोले की त्रिज्या एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√3 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर उसके बाद गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब गोले का जो वक्र पृष्ठ है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr², ये बराबर है लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πr/l+r। मैंने r को सेम रखा, क्यों, क्योंकि इसमें रेडियस सेम बता रखी है। तो अब इसको कुछ बहुत कट रहा होगा तो इसको काट लीजिए, πr से πr कट गया, तो यहाँ से हो गया 4r की जगह पे हम रख सकते हैं 3√2, ये हो जाएगा l + 3√2, तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9√2, ये हो गया l की वैल्यू। हमसे l की वैल्यू पता है, r की वैल्यू भी पता है 3√2, हमसे क्या पता रहा है हाइट बतानी है,
तो हाइट क्या हो, स्लाइंट हाइट क्या होती है, ये हो गया 9√2, ये हो गया 3√2। हमसे क्या बताना है, हाइट बताना है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर के 9, इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए तो 9×3 = 12√2, उसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 6√2। तो 12×6 = 72 दूना, क्या हो रहा है, L² और ये 3√2। तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12√2 हो जाएगा, और एक बार इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 6√2 यहाँ। तो ये आ जाएगा 12×6 = 72 दूना 144। और इसका अंडर और भी तो लेना है, अंडर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 12। इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x बराबर क्या है 2 + √3 अपॉन 2 - √3। हमसे पूछ रहा है x - 7 का स्क्वायर। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x बराबर इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 2 + √3 का, सॉरी इसका डिफरेंस चेंज करते हैं ना। तो 2 + √3 का ऊपर हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b। तो 4 में से 3 गया 1, मतलब ऊपर हो गया 2 + √3 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 3 + 4√3। तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 = x। हमसे x - 7 पूछ रहा है, तो x - 7 क्या हो जाएगा 4√3। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 4 × 16 = 48। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खत्म। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने 1 बाय 1 करके आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे थे, मैं आपको बता दूं कि इस वाले जो पेपर में हुए थे कितने क्वेश्चंस अच्छे आए थे, मैं बता दूं आपको। इधर देखता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन अच्छा आया था, एक क्वेश्चन ये अच्छा आया था, 1 2 3 इसको भी अच्छा मान सकते हैं, 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। सिर्फ 4 क्वेश्चंस मुझे अभी तक दिखे, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। 35 में सिर्फ 4 क्वेश्चंस ऐसे मुझे दिखे जो थोड़े से कैलकुलेटिव, जो थोड़े से अच्छे और जो थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। बाकी 30 क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से आते रहे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो 35 क्वेश्चंस आपके जो CBT 2 में आने वाले हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे, थोड़े से मॉडरेट होंगे, उनको आप थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे क्वेश्चंस ला सकते हैं। 30 क्वेश्चंस तो आराम से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उन 4 क्वेश्चंस को टारगेट मत कीजिए, आप 30 क्वेश्चंस जो आसान आ रहे हैं उस पर टारगेट कीजिए। और 30 क्वेश्चंस अगर आपने कर दिए अच्छे से, बाकी सब्जेक्टों में अच्छा रहा तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।